नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का। सबसे पहले बात आई बड़ी खबर प्रयागराज से करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ये खबर है, जहां चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। 29 अक्टूबर को जारी किए गए विज्ञापन को निरस्त किया गया है। संजय सिंह और अन्य की याचिका पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर किया गया था निरस्त। एक ही परीक्षा में तथा शिक्षक और प्रेस अभ्यर्थियों को अलग अलग अंक देने की गलती को सुधारने का हवाला दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निरस्त किया है। आपको बता दें कि निरस्त करने का यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि 29 अक्टूबर को जारी किए गए विज्ञापन को निरस्त किया गया है। यह विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात मिर्जापुर की करते हैं, जहां पर आज कोर्ट में भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पेशी हुई। विंध्याचल के पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने बाहुबली विधायक पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में आज आगरा से विधायक को मिर्जापुर भारी सुरक्षा के बीच लाया गया। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजय मिश्रा ने कहा कि सरकार उनकी हत्या करना चाहती है। आईजी और एसपी ने मुझे फंसाने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं। वहीं वकील का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोप है कि आईजी एसपी जो है पैसा लेकर फर्जी केसों में फंसाए, हमारी हत्या करना चाहते हैं। और यही नहीं, कई करोड़ रुपया लेके जितने अपराधी हैं भदोही में सबको गनर आईजी और एसपी भदोही ने दिया। क्यों फंसा रहे हैं? कारण क्या? पैसा लिया हुआ है कई करोड़ रुपया, 4-6 करोड़ रुपया ले चुके हैं पुलिस वाले। हाँ, सरकार हमारी हत्या कराना चाह रही। इससे ज्यादा क्या होगा? फांसी कर। अब योगी आदित्यनाथ हमें कोई आरोप नहीं लगाना है। सरकार है, क्या मालूम उनको जानकारी है कि हमें योगी आदित्यनाथ कोई जानकारी नहीं। विजय मिश्रा जी विधायक जो आगरा में एक दूसरे मुकदमा अपराध संख्या में बंद है, उनकी पेशी आज यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे केस टाइम नंबर 125/20 का धारा 386 120B में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें उनकी आज पेशी की हुई थी, रिमांड हुआ था। अभी रिमांड लेने के बाद वापस इनको आगरा जेल ले जाया जाएगा। तो क्या इस केस में क्या प्रगति, क्या इस केस में प्रगति कुछ नहीं, अभी तो केवल उनके रिमांड लिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उनके खिलाफ एलिगेशन ये लगाया गया है कि विंध्याचल में एक पंडा से उन्होंने जेल में रहते हुए कुछ रंगदारी मांगा था, उसी का एलिगेशन इनके खिलाफ लगाया। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज को प्रदेश ने एक और फ्लाईओवर की सौगात दी है। शहर में दारागंज और संगम क्षेत्र जाने वाले लोगों को इस फ्लाईओवर के बनने से बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बख्शी बांध पर बनने वाले लगभग 803 मीटर लंबे 2 लेन के फ्लाईओवर पाइल फाउंडेशन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। लगभग 53 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर को 1 साल में बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से शहरवासियों को जहां जाम से राहत मिलेगी, तो वहीं कुंभ और माघ मेले के दौरान संगम क्षेत्र जाने वाले श्रद्धालुओं को भी जाम और भीड़भाड़ से निजात मिलेगी। प्रयागराज और प्रदेश के कोने कोने से आने वाले जो माघ मेला और कुंभ मेला में भक्तगण थे, उनको बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। और इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाए जाने की मांग तो बहुत लंबे समय से थी। जब विपक्ष की सरकारें यहाँ रही हैं तो कोई भूमि पूजन, कोई शिलान्यास, कोई शुभारंभ तक की बातें करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, तब से लगातार, शायद मैं प्रयागराज के इतिहास का कहूँ चाहे प्रदेश के इतिहास का कहूँ, तो जितने आरओबी, जितने सेतु निर्माण हुए, ऐसे काम पहले कभी नहीं हुए थे। सर, इसमें कितनी लागत आ रही है और ये कब तक बनकर तैयार होने का? इसमें देखिए, मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से इसको बना करके इस वर्ष के माघ मेले में तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष के माघ मेले में इसके ऊपर से लोग मेला क्षेत्र में जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। 40 करोड़ से अधिक। बच्चों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने आरोपी जई को बीते दिन बांदा से गिरफ्तार किया है और उसे आज
न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने जेई को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। सीबीआई टीम ने न्यायालय के सामने जेई को 5 दिन रिमांड में लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जो आरोपी थे उनकी रिमांड मांगी थी कोर्ट से, चुप रहना। क्या रिमांड मिली, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? रिमांड आज नहीं मिली है। मुलजिम के जो अधिवक्ता है राम मोहन के, उन्होंने समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हमने अभी पत्रावली पढ़ी नहीं, इसलिए उसमें कल की डेट लगा। मेरे साथ हैं श्री राम सुपाल सिंह जी, श्री जयप्रकाश और हम सरकारी। कितने दिन की रिमांड मांगी थी, क्यों नहीं मिल पाई रिमांड? नहीं, रिमांड की डेट बढ़ गई है क्योंकि अभियुक्त के अधिवक्ता ने समय मांगा और रिमांड की डेट कल लगी हुई है। 5 दिन की रिमांड मांगी गई। उन्नाव में गंगा किनारे एक सैनिक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीदी की अंतिम यात्रा में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। शहीद बांगरमऊ के अटवा गांव में के निवासी थे। मौजूदा समय में वो राजस्थान के अलवर में तैनात और कल इलाज के दौरान आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में उनका निधन हो गया था। मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर दोपहर बाद अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण कपड़ों के शोरूम के ऊपरी भाग में अचानक आग लगी। आग लगते ही शोरूम सहित मुख्य सड़क पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शोरूम में लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। 3:07 पर फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई कि भगत सिंह रोड पर कपड़े की दुकान में आग लगी है। फायर यूनिट तत्काल पहले छोटी गाड़ी भेजा गया, चूँकि आज भीड़ भी है, संकरा रास्ता भी है। उसके बाद से आग बड़ी होने की वजह से अन्य 2 बड़ी गाड़ियों को लाया गया और आग जो है अनमोल सिंह के गारमेंट्स की दुकान है, दुकान नंबर 45 भगत सिंह रोड पर ऊपरी तल पर आग लगी थी, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है और फायर सर्विस की तत्परता के चलते नीचे की दुकान में भी आग नहीं आई। अगल बगल चूँकि पूरा मार्केट है ही है, हम लोग देखते ही हैं, अगल बगल कोई भी आग को फैलने से रोका गया और जनहानि नहीं हुई है। क्षति का विवरण अभी इनके द्वारा नहीं बताया गया। संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। वैसे लाखों से ऊपर के नुकसान है, चूँकि ज़मीन पर ही सारा सामान ये स्टोर किए थे। ऊपर गोदाम है, नीचे सेल लगाते हैं और ऊपर वाले गोदाम में ही आग। मैनपुरी के एक परिवार में न्याय मिलने के चलते पीड़ित परिवार जिले के कलेक्टर स्थित डाकघर पर पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। पीड़ित परिवार के मुखिया डाकघर में कार्यरत थे और उनकी मौत के बाद उनके बेटे को जल्द नौकरी की मांग की थी। साथ ही उनको सरकारी मकान से भी निकाल दिया गया था। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर डाक अधीक्षक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मांगों को लेकर विभागीय पत्र जारी कर दिया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। कि अभी तक आते रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ आते थे, लौट जाते थे। अब हमें मजबूरी में ये लेने पड़ा, क्योंकि हमारे चारों बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले हैं। करीब 20 महीने हो गए, अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। 20 महीने लगातार भाग रही है। माता जी, किस तरीके की मांगे हैं आपकी? वो हमारी मांगे यही है, शर्त है कि हमारे वो भुगतान है जो हो जाए और मेरी पेंशन बढ़ जाए, मेरे बच्चे की नौकरी मिल जाए। नहीं तो इस संबंध में आपने जिलाधिकारी को और अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं की थी आप? हाँ, सबको शिकायत की, सबको देते थे। इसके बावजूद भी क्या हुआ? कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। निधन के बाद जो भी सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए प्रोविजनल बेसिस पर उनको प्रदान कर दी गई हैं। कुछ मामले ऐसे हैं, 1-2 उलझे हुए हैं जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनको उसके हित में वो यहाँ से नहीं होने, वो डीएपी से होने, हमारे अकाउंट सेक्शन से, लखनऊ से होने। तो जो जैसे उसका प्रोविजनल पेंशन वो ले रहा है, जीपीएफ का पेमेंट उसको हो गया है, बाकी जो एंटाइटलमेंट है उनका पेमेंट उनको हो गया। केवल एक डीसीआरजी का होता है, उसमें नियम ये होता है कि अगर कोई विभागीय कर्मचारी सरकारी आवास में रह रहा है जी, तो उसका भुगतान उसको तब किया जाता है या तो वो भुगतान को उसको खाली कर दे, उस अकोमोडेशन को खाली कर दे। ये खाली नहीं करता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट डाले इस बात की भी साहब मैं खाली नहीं कर सकता हूँ, तो उसका पीरियड है 2 साल का,
उस पीरियड तक हम दे सकते हैं। हमने उसको ऑलरेडी पहले दिया हुआ। उसके बाद उसको एक्सटेंशन के लिए तो अभी कल हमारी बात हुई थी डीएपी से, तो हमने उससे कहा था पेंशन के लिए उसका पेंशन पेपर निकलवा दिए जाए। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, उसको एक्सटेंशन जो रिटर्न में 30 उसका 2 साल का पूरा दे दीजिए। मैंने कल उसका एक्सटेंशन पूरा कर दिया 31 मार्च 2021 तक का, 21 तक का उसको आवास में रहने के लिए परमिशन दे दी है। और उत्तर प्रदेश में यातायात महीना मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कुशीनगर जिले में लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। हाटा विधायक पवन केडिया और एआरटीओ पंकज सरोज के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। विधायक ने कहा कि यह महीना यातायात के नाम से जाना जाता है और लोगों को गाड़ी चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। एक नई पहल की जा रही है कि हमारे जो सम्मानीय जनप्रतिनिधि गण लोग हैं, जैसे आज हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय केडिया साहब आए हैं, तो शासन की मंशा है कि आप जैसे जनप्रिय और आदरणीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम को प्रचारित प्रसारित कराया जाए ताकि जनता के बीच, जिनसे आप जुड़ के रहते हैं, उनके बीच एक मैसेज जाए, उनके अंदर एक संस्कृति डेवलप हो कि हमें सड़क सुरक्षा के सभी उपायों को मान के चलना है। और चूंकि अब ठंड शुरू होने वाली है और मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में ज्यादातर देखा जाता है कि चालक, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियों के हो चाहे प्राइवेट गाड़ियों के हो, लोगों के अंदर मद्य पदार्थों का सेवन या आप कह लीजिए कि शराब पी के गाड़ी चलाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। इस पूरे पीरियड में हमारी पैनी निगाह रहेगी इनके ऊपर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन ने हमें ब्रेथ एनालाइजर दिया हुआ है। कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं आरटीओ साहब ने या किसी एनफोर्समेंट एजेंसी ने हमारा जबरदस्ती चालान काट दिया है। सबूत के साथ चालान करेंगे और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बहुत जो जगह तो नाबालिग बच्चे ही गाड़ी ड्राइव करते हैं, उन लोगों के लिए क्या निर्देश देंगे आप? जो नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाते हैं, इसके लिए कानून ऑलरेडी अमेंड हो चुका है। इनके जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का शासनादेश आ गया है। जो नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पाया जाएगा उसका चालान किया जाएगा। उस चालान के एवज में उसके जो पेरेंट्स हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई। खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मुजफ्फरनगर में आज से सप्ताह भर चलने वाले सड़क जागरूकता सप्ताह का परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने शुभारंभ किया। अधिकारियों की माने तो सप्ताह भर वाहनों की चेकिंग की जाएगी और वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियमों से भी जागरूक किया जाएगा। अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। किस तरह का आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 तारीख से 24 तारीख तक मनाया जा रहा है और जिसमें ये इसका प्रथम दिवस है और आज हमने यहाँ पे इसका उद्घाटन समारोह रखा हुआ है जिसमें लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाएगा कि सड़कों में सुरक्षित वाहन कैसे चलाएं और उसके अपने जीवन का कैसे अंग बनाएं। सर, जनपद में अधिकांश टू व्हीलर पे जो है एक एक वाहन पे 3-3 सवार बैठते हैं। बाकायदा हाईवे और स्थानीय जो सड़कें हैं, सिटी की सड़कें हैं, उन पे भी दौड़ रहे हैं। किसी भी वाहन चालक के पास हेलमेट नहीं है। इस ओर क्या ध्यान देंगे आप वाहन चालकों का? नहीं, आपका ये कहना कि किसी भी वाहन चालक के पास नहीं है, ये तो उचित नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर जागरूकता का ये सेंस आया है और लोग लगा रहे हैं हेलमेट। साथ ही साथ जहाँ तक 3 सवारियों के बैठने का सवाल है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा पूरे जनपद वासियों से कि कृपया ट्रिपल राइडिंग ना करें और ये किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। वाहन को रोकने या स्पीड में चलने में खतरा बना रहता है। तो टू व्हीलर पे 2 लोग ही चलें और हेलमेट लगा करके चलें, ओवर स्पीडिंग ना करें। क्या जनपद में इस तरह की वाहन चेकिंग की जाएगी जो लोग एक वाहन पे 3 सवार होकर चलते हैं या हेलमेट नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल, चेकिंग भी की जाएगी, जागरूक भी किया जाएगा, अपील भी की जाएगी लोगों से। एनफोर्समेंट के माध्यम से ही ट्रैफिक पुलिस का सहयोग लेते हुए हम इस अभियान को भी चलाएंगे। और प्रथम हमारा उद्देश्य तो ये है कि लोगों को स्वयं अपने अंदर से एक भावना है कि। तो वहीं ललितपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजावरा में बीती रात मरीज के साथ आए तीमारदारों पर स्टाफ ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सामुदायिक परिसर में धरना प्रदर्शन दिया है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक मरीज के साथ आए तीमारदार अस्पताल में दारू का सेवन कर रहे थे। जब वार्ड बॉय ने मना किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।
जाने के लिए निकला ही था, देखा कि बाहर हल्ला हो रहा है। जानकारी करने में पता चला कि ये कामेश वार्ड आया था हमारे साथ, उसके साथ जो है ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फिर पता किया, जानकारी मिली कि क्यों ऐसा हुआ। पता चला कि ये लोग स्टाफ को ही जब भर्ती करने आए थे तभी एक स्टाफ से इनकी कहासुनी हो गई थी, तो आपस में स्टाफ को ही गाली गलौज कर रहे थे आपस में बात करके। और बगल में गाड़ी खड़ी थी जहाँ पे बोनट पे रख के दारू पी गए थे, उसके लिए वो कामेश वार्ड ने मना किया तो वो लोग उससे उलझ गए। इसी बीच के जो है इसके बाद वो लोग मारपीट पे उतारू हो गए। कितने लोग रहे थे हमलावर? 20-25 लोग थे। मैंने बीच बचाव भी किया, उसको भी वो किया। वो जाने लगा घर, जब घर जाने लगा तो पीछे से ये लोग आके फिर उसको मारने लगे। पुलिस की सहायता नहीं ली आप लोग? पुलिस की सहायता ली, लेकिन पुलिस काफी देर बाद आई। आपको भी चोटें लगी हुई हैं? रात में क्या CSC मड़ौरा में बीती रात एक पेशेंट आया था, उसके परिजनों ने वहाँ पे जो वार्ड बॉय हैं और जो फार्मासिस्ट है उनके साथ मारपीट करी। तत्काल इसमें FIR दर्ज की गई है और उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिए हैं। जो और भी संबंधित पाए जाएंगे हम लोग वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करें। तो ये बस्ती के मालवीय रोड पर स्थित अनाथालय की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक तहसील के अभिलेखों में दर्ज अनाथालय के नाम 13 बिस्वा एक धुर जमीन का सालों से दुरुपयोग हो रहा है। उक्त जमीन पर 1.5 दर्जन व्यवसायिक प्रतिष्ठान और नर्सिंग होम संचालित हो रही हैं। किराए के रूप में हर महीने भारी धनराशि वसूली जा रही है और टैक्स की चोरी की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे जमीन के मालिकाना हक जिस तरीके से सामने आ रहा है, फिलहाल इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सभा के बगल में गाटा संख्या 99/2 ये राज्य अभिलेखों में अनाथालय के नाम से है, जो 13 बिस्वा एक धुर है पक्का, जिसकी वर्तमान लागत कम से कम 20 करोड़ रुपया है। ये 20 साल पहले से ही वहाँ अनाथालय चल रहा था। मेरा बचपन वहीं बीता, पढ़ाई वढ़ाई भी वहीं बीती, इसलिए मैं पूरा जानता हूँ। धीरे धीरे अनाथालय को ये लोगों ने जमीन को उसको कब्जा करना शुरू कर दिया और दुकानें बनानी शुरू कर दी। कुछ जमीनें इन्होंने अपने लिए खरीदी, वो जमीन पीछे की है, उसी को वो अपना कहते, ये पूरा कहते हैं कि साहब हमने एक सोसाइटी बनाई, हमारी जमीन है, जबकि एक्चुअल में 13 बिस्वा एक धुर, जिसमें 16 दुकानें हैं, नर्सिंग होम भी है, बहुत सारे करीब 4.5 लाख रुपए किराए के रूप में आता है। वो सब ये अपने खाते में इस्तेमाल करते हैं, निजी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने जो किराएनामा जो दिया है वो भी फेक है, फर्जी है। अवैध कब्जा है, जाहिर सी बात है कि आम आदमी तो करता नहीं अवैध कब्जा। और चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा रहा है, तत्कालीन कमिश्नर ने इसे ध्वस्तीकरण का आदेश भी दे चुके हैं विजय शंकर चौबे जी, लेकिन वो राजनीतिक दबाव में वो कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि बस्ती शहर की ऐसी जो ज़मीनें हैं जो राजस्व विभाग में शासकीय भवनों के नाम अंकित हैं और उन पर किसी और का कब्जा हो गया है, उसकी एक पूरी सूची तैयार की जाए और उसके बाद जो संगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जो आपके द्वारा बताया गया है कि अनाथालय की ज़मीन पर कतिपय लोगों ने निर्माण करा लिया है, तो ये प्रतीत होता है कि निर्माण कुछ पुराने हैं। इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि ये निर्माण कब हुए हैं, कैसे हुए हैं और जो भी निर्माण हुए हैं उनको प्रॉपर नोटिस जारी की जाएगी। रायबरेली के निराला नगर मोहल्ले में युवक की मौत से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक वकील अपने दोस्त के साथ बीती रात घर से बाहर निकला था और बेहोशी की हालत में उसके दोस्त मृतक को घर छोड़ गए थे, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। कहीं गया हुआ था पार्टी में, ऐसा उसके द्वारा बताया जा रहा है। और रात में 9 बजे 8:30 के 9 के आसपास 2 लोग ऑटो ई-रिक्शा से आके उसको उसके घर के सामने फेंक के अर्धनग्न और अर्धमर अवस्था में चले गए। तत्काल जैसे मालूम चला वहाँ पहुँचा गया, पुलिस को एम्बुलेंस को फोन किया गया। उन्होंने आके यहाँ पे आधे घंटे बाद भर्ती कराया। यहाँ पे आके जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही की वो थी, उन्होंने कोई ताल बतूल कर रहे थे, सीधा उसको रिफ़र करने के लिए कर रहे थे बिना देखे। अंततः जब दबाव बनाया गया उन्होंने उसको भर्ती किया
और बिना उसके एक साइन करा लिया कागज़ में, बिना बताए। अब वो कागज़ बाद में बताया गया कि ये आपने पहले साइन कर दिया था। फिर उसके बाद जब 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास उसको होश आने लगा, नर्स के द्वारा यहाँ की बताया गया, तो वो सब नॉर्मल हुआ। उसके बाद एक इंजेक्शन के बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया, मृत्यु हो गई। राजीव मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं, इनके परिवार द्वारा कल थाने पर सूचना दी गई थी कि ये अपने कुछ मित्रों के साथ गए हुए थे और वहाँ से मरणासन अवस्था में इनको इनके घर पे लाके छोड़ा गया था। उसके बाद फिर परिवार द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, उनका इलाज कराया गया, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल कल रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। अभी चलिए, अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।